ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। उनसे जब भी हम बात करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे दर्शक नाज़रीन आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। कुछ लोग तो बाकायदा कमेंट्स में लिखते हैं कि हम इतवार का इंतज़ार करते हैं। नकवी साहब का एक लंबा, इतना मैं कई बार आपसे पहले कह चुका हूं, लेकिन जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको याद दिला दूं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में सईद नकवी साहब ने जो 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 छाप छोड़ी है, टेलीविजन या प्रिंट, हर किस्म के मीडिया में और किताबों की शक्ल में भी, वो बहुत ही गैर मामूली है। 110 मुल्कों से या उससे भी ज्यादा मुल्कों से ग्राउंड से रिपोर्टिंग करना और बड़े बड़ी शख्सियात जो अपने जमाने में रही हैं उनके इंटरव्यूज करना, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या साउथ अफ्रीका हो, बड़े बड़े नाम, जो कुछ आप सोच सकते हैं अपने हिस्ट्री में, अगर आप पढ़ें पिछले 50-60 साल की, तो उसमें आपको बहुत से वो बड़े नाम, वो सब नकवी साहब उनसे मिल चुके, इंटरव्यूज कर चुके। आज उनसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पिछले 10 दिन में कम से कम 4 बार अपना बयान बदल चुके। अगर नकवी साहब को कुछ समझ में आया हो तो वो जरा आवाम को बता दे कि ये क्या टॉस उछाल करके जंग का फैसला होगा या अचानक होगा या क्या होगा। क्या ये सवाल सबके जहनों में अटका हुआ है। हाँ, कुछ समझ में इतना आता है। नूह नारवी साहब का एक शेर हुआ करता था पहले। वो अक्सर बुलाया करें, वो मुझको बुलाया करें लाख, लेकिन वो बहरे तवील में, यानी बहर उनकी बड़ी लंबी होती थी, उसमें अशार कहते थे, वो मुझको बुलाया करें लाख, लेकिन नहीं उनकी महफिल में मैं जाने वाला, के अक्सर बुलाया, बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया, उठाकर निकाला। तो ट्रंप साहब कुछ उन्हीं की तरह हैं जिनका की डिस्क्रिप्शन नूह नारवी कर रहे हैं। यानी ये कि उनका एक अजीब मजाक समझिए, या सारी कायनात उन पे हंसती है, लेकिन उनकी कल अगर आप देखिए कैबिनेट की मीटिंग की, बाकायदा वो एक वीडियो विजुअल दिखाया जा रहा था, उसमें लगता था कि सब बड़े संजीदा और बहुत गहरे डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो एक अजीब चीज है जिससे हम गुजर रहे हैं। लेकिन ये कि ये तफरी तो है ही है। अब हर दूसरे दिन के मैं मार दूंगा, हर तीसरे दिन के मैं, उसमें भी एक शेर सुन लीजिए, चितले हैं जितने सांप वो डसते नहीं कभी। चितले हैं जितने सांप वो डसते नहीं कभी, वो डसते नहीं कभी, और गरजे हैं जो बहुत वो बरसते नहीं कभी। जी जी जी। जो गरजे हैं जो बहुत हाँ। वो बरसते नहीं कभी, वो जो बरसने वाले होते हैं वो बरस जाते हैं। जी। तो ये इतने दिनों से ये टल रहा है कि हम वहां अरमाडा पहुंच गया है, बस अब कुछ होने वाला है, वो जल्दी से हमसे तय कर लें। क्या तय कर लें? पहले तो ये था कि वह अपने लोगों का हलाक ना करें, जो प्रोटेस्टर्स थे, वही नहीं तो हम मार देंगे। अब वो सांप गायब हो गया है। अब कहते हैं कुछ न्यूक्लियर पे कर लेंगे। कुछ बात समझ में आ नहीं रही। मुझे तो ये समझ में आता है कि शायद ये एक डाइवर्जनरी चीज तैयार रखी हुई है, किसी क्राइसिस में काम आ जाए शायद। यानी क्राइसिस क्या हो सकती? देखिए, हम लोग शिकार हैं उसी एक बीमारी का कि जो हमको वो लोग परोस देते हैं वही हम खा लेते हैं। वो हमको जो हम चाहते हैं कि हमारी प्लेट में, हमारी दस्तरखान में हो,
वो नहीं आता है। हम्म, दस्तरखान पे हमारे वही ग़िज़ा आती है न्यूज़ की और ओपिनियन की जो कि वो चाहते हैं, और वो कौन है? वही वेस्टर्न मीडिया। तो लिहाजा हमको पूरी मसलन इस वक्त एक हंगामा है अमेरिका के अंदर, तो उसका अंदाजा अगर अखबार और टेलीविजन कोई देख रहा है, उसका बिल्कुल अंदाजा उसे नहीं है। उसको तो ये लग रहा है कि साहब वो जहाज एक खड़ा हुआ है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर, और बस कुछ होने वाला है ईरान पे। यानी वही नैरेटिव यही बनी हुई है कि कुछ होने वाला है, तो लिहाजा तुम उधर देखते रहो, तो इधर ना देखो। यहाँ जो अंदर हो क्या रहा है साहब, अंदर इनका जो मेगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस बेस के अंदर शिगाफ आ गया है। पहले तो वो शिगाफ आया इसराइल के मामले में। आधी पार्टी ये कह रही थी कि साहब आपका ये जो उसके जेनोसाइड हुआ है गाजा में, और उसके बाद इनसे वो गोया एक एंटी सेमेटिक उसे कहते हैं कि साहब एंटी सेमेटिक लाइन ले ली। और एक वो है कि जो जो बाकायदा वो हैं कि नहीं साहब हमारी तो लाइन यही है। तो गोया एक टेंशन पैदा हो गया है मेगा बेस के अंदर, नंबर एक। नंबर दो ये है कि अभी आज ही मैंने देखा अखबारों में एप्स्टाइन फाइल की 3 मिलियन फाइल जो हैं वो फिर पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। ये एप्स्टाइन फाइल क्या है? ये एक बहुत बड़े पब्लिक रिलेशंस का खेल है जो कि बड़ी बड़ी ग्लिटराटी सोसाइटीज में होता है। उसमें ये कि शराब और सेक्स और जीज और ये इसको सिर्फ बच्चों के साथ, और पीडोफीलिया, ये सब तमाम जितना कि पूरा वॉशिंगटन की एलीट उसमें मुलव्विस थी। यहां तक कि ट्रंप साहब का नाम कई दफे उसमें आया है। ये तो तय हो गया है कि वो 8-10 दफे ब्रायन कह रहे हैं उसके एप्स्टाइन की हवाई जहाज में, प्राइवेट प्लेन में ये गए। तो भाई प्राइवेट प्लेन में तो वही जाता है जो बहुत करीबी दोस्त हो। अब वो प्राइवेट प्लेन जो करने वाला है उसके यहाँ ये सिर्फ यही काम होता है। उसके धंधों में ये है कि साहब खवातीन और अंडर एज लड़कियां न्यूबाइल वो अवेलेबल हैं, और उसमें वहां के बादशाह के भाई बर्तानिया के, उनको तो उसने घर से बरतरफ कर दिया। उसका बंगला, उसका महल सब उससे ले लिया गया विलायत में, प्रिंस एंड्रयू से। अब यहाँ इनकी ये फाइल खुली हुई है। अगर इस फाइल में अभी तक उसके अंदर कोई बिल्कुल कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आई है कि जिसकी वजह से ये बरतरफ कर दिए जाएं प्रेसिडेंसी से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इसमें न जाने क्या निकले। तो एक वो भी पहलू है। और फिर बहुत सी इन्होंने वादे किए थे, जंग यूक्रेन की खत्म हो जाएगी, नहीं हुई अभी तक। फिर ये था, तो चारों तरफ ये अच्छा इजराइल लॉबी इनकी पीठ पे बैठी हुई है कि भाई देखो हमारा खतरे में है, हमारा शेर नर इजराइल में, उसको तो इसलिए ये गिदड़ भपकी कहीं इसलिए तो नहीं है कि उनकी हिफाजत के लिए कि नेतन्याहू इस वक्त वल्नरेबल हैं, लिहाजा उनकी हिफाजत के लिए ये करते रहो। लेकिन इसमें ईरान का जो तरीका, जो रवैया है, वो ये है कि साहब आप अगर कुछ करेंगे अब की, तो फिर ये आर पार की लड़ाई होगी। इसमें फिर हम अब आपने जो जून में 12 दिन की जो जंग हुई, उसमें आपने नैरेटिव तो बना दिया कि साहब आप ले गए, लेकिन हम ये जानते हैं क्या हुआ। यानी ईरानियन नैरेटिव ये है कि कुछ भी नहीं मिला, बल्कि नुकसान हुआ इसराइल का, ये वो कह रहे हैं। और उनका ये है कि हमने तो बर्बाद कर दिया। तो वो तो जो कह दें, यानी जो चाहे
ट्रम्प साहब कह दे वही सच है, वही सत्य वचन है। उन्होंने कह दिया कि साहब हमने वहां बम गिराया और जनाब उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया। तो इस किस्म की चीजें चल। एक चीज और है, अब वो है जरा पेचीदा पहलू। ट्रम्प से पुतिन के कुछ ताल्लुकात हैं, इतने हैं कम से कम कि उसकी वजह से इन्होंने अपना जो बड़ा अलायंस था यूरोप के साथ, उससे गोया एक थोड़ा सा खिंचे हैं, क्योंकि यूरोप चाह रहा है कि जंग बढ़ती रहे और हम मॉस्को पे अटैक कर दें, जो भी चाहे। इन्होंने कहा देखिए ना, इस चक्कर में हम नहीं है। तो इन्होंने उस मामले पे और उसके अलावा भी अपने आप को अलग कर लिया है, ये बात है। लेकिन जो बहस में बात अभी हमारे और आपके सामने नहीं आई है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात क्या है, उस पे अगर हम आए तो एक चीज नई हमें, आपको और आपके सामीन के लिए, मेरे ख्याल में, ये चाहते क्या हैं, ये कौन लोग हैं जो मागा के झंडे के नीचे आए हैं। ये वही लोग तो हैं जो कि 6 जनवरी को चढ़ गए थे कैपिटल हिल पे। यानी हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, तो साहब कितना जंग के करीब आ गए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, इधर की फोर्सेस उधर की फोर्सेस, इतना हो गया था। वहां उन्होंने बिल्कुल ऑक्यूपाई कर लिया था जाके। तो गोया अब अच्छा, एक बहुत जबरदस्त इंटरव्यू स्टीव बैनन साहब का किया गया है। स्टीव बैनन वो हजरत हैं, अगर आपको याद हो, जो कि ट्रम्प के पहले टर्म में उनके सबसे बड़े एडवाइजर हुए थे, लेकिन उसके बाद वो अलग हट गए, क्योंकि वो अब ट्रम्प के महात्मा गांधी हैं। गोया वो पार्टी पॉलिटिकल उससे अलग हटके, उससे बड़ी चीज है, वो आइडियोलॉग हैं, वो जो कहते हैं वही होता है। और वो इसका विजन जो है, मैगा के विजनरी में अगर एक टीम थोड़ी सी है तो वो उनमें से वो हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, इसको प्लीज आप समझें। ये चाह रहे हैं ये यूरोप से अपने आप को अलग, जरा सा किनारा कशी जो की गई है, इसके मानी क्या हैं? इसके मानी ये है कि हम लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। यानी हम फैशिज्म के हक में हैं, और फैशिज्म को ये फैशिज्म नहीं कहते, ये कहते हैं इसको कि एक नेशनलिज्म, का एक रुख है ये, वो उसको फैशिज्म नहीं कहते। तो अब जनाब अली, इन्होंने क्या किया है कि अपने आप, इसका इशारा सबसे पहले फरवरी 2024 में जेवी वैंस ने दिया था, जब वो गए थे पार्टिसिपेशन करने के लिए म्यूनिख मिलिट्री अलायंस, ये नेटो की मीटिंग थी, उसमें हजरत गए थे, और उन्होंने सबको अचंभे में छोड़ दिया। क्या यानी भाई, ये कहने आदमी फौजियों के सामने होगा तो कहे भाई हम आपके साथ हैं और हमारे खिलाफ ये दुनिया में तंजीमें हैं, उनसे हमें एक साथ लड़ना है, कुछ नहीं, ये इसका कोई तस्करा नहीं है। बल्कि आपने क्या किया कि वैंस ने ये कहा कि हम आपका दुश्मन चीन और रूस नहीं है, आपका दुश्मन आपके अंदर है। क्योंकि आपने क्या किया है, अभी आपने रोमानिया के अंदर एक इलेक्शन हुआ है, और वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पे प्रेशर डाला है कि उसको वो अनल कर दिया जाए, क्योंकि वो नतीजा जो था वो फार राइट पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट के हक में जा रहा था। तो आपने वो अनल करा दिया, और यही आप करने वाले हैं जर्मनी में, जहां इलेक्शन होने वाला था। तो यानी
पूरे अच्छा, ये अभी जो इंटरव्यू हुआ है बैनन का, इनसे इकोनॉमिस्ट की एडिटर है कि जैनी मिंटॉन, कुछ इस तरह का नाम है जी, उनका, जी, जो जो वो और ईडी कार, एड कार, CARR, ये दोनों मिलने गए हैं। बड़े हाई पावर्ड मीटिंग हुई है बैनन से। उसमें बातें क्या की गई, बैनन कहते हैं कि देखिए ये काम हमको 7 साल में पूरा करना है। तो उनका भाई 7 साल कैसे, अब तो आपके 2 साल होने वाले हैं और 2 आगे और हैं। कहेंगे नहीं आप नहीं समझते, हमें अभी एक टर्म और लेना है। तो उसने कहा साहब आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल बार है कि आप 2 टर्म के आगे कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो हमारे रूजवेल्ट साहब हुए थे, उन्होंने वो 4 टर्म उनको मिल गए थे और उससे राइट विंग और कैपिटलिस्ट बहुत नाराज था, क्योंकि वो बहुत ही लेफ्ट विंग आदमी थे। तो लिहाजा तब से एक 22nd अमेंडमेंट आ गया जिसमें कि 2 टर्म के ज्यादा नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, किसने कहा ये, अमेरिकन पीपल विल डू इट। अमेरिकन पीपल क्या मतलब हुआ, अमेरिकन पीपल ने वही जो किया था कैपिटल में वो करेंगे। देखिए उसने क्या, सिविल वॉर की बात हो रही है, उसने कहा वो भी हो सकती है, यानी सिविल वॉर के लिए भी ये लोग तैयार हैं। ये लोग, या इससे आप कम से कम अवेयर रहिए कि वो आदमी ये कह रहा है हाँ सिविल वॉर के लिए भी हम क्विट नहीं करेंगे, हम लड़ते चले जाएंगे, हम निगोशिएट करेंगे, लेकिन हम पहले उनको अच्छा नकवी साहब, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ, ये बात ठीक है न, ये जो हुकूमत है ये क्राइसिस पे क्राइसिस इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी अमेरिका के अंदर, मतलब जिस किस्म की डरावनी वीडियो आ रही हैं किसी भी चलते हुए सड़क पर आदमी को, एक जज के स्टाफ को एकदम उठा लिया इमिग्रेशन वालों ने और सबूत दो नहीं तो सीधे जा, यानी जज के स्टाफ को उठा लिया, किसी को भी चलते चलते किसी भी ऑफिस में, मतलब इस तरह से हो रहा है कि बिल्कुल एक उन्हें टारगेट दिया गया है हजारों की तादाद में, और वो हर एक को जिसको चाह रहे हैं वो बंद कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो ये अंदर तो सिविल वार की तैयारी, जो ये तो सारा मुल्क, अक्सर लोग दूसरे मुल्कों से ही आए हुए लोग हैं, इमिग्रेंट सोसाइटी है, उसमें इतना ऑपरेशन के हर दिन 8,000 लोगों को गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं। तो यानी इंटरनेशनल सतह पर जंग, हर जगह जंग चाहिए, नेशनल सतह पर हर इंसान पर शक कीजिए कि उसे कहीं भी उठा लीजिए, जेल में डाल दीजिए। तो ये तो एक अजीब एक कैओस की तरफ, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी, इसका नतीजा क्या होगा, कहां पहुंचेगी दुनिया, दुनिया को ये कितना चाह क्या भुगतना रहे पड़ेगा। हैं, हाँ, इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था, ये वो चाह रहे हैं, ये बहुत अजीब वियर्ड किस्म के लोग हैं। इसकी अगर अब हमारे ऑडियंस जो है वो समझदार है, आप गूगल करके देखिए, फीनिक्स में जो अमेरिका फेस्ट हुआ है अब से कुछ महीने पहले, उसमें जो जो डिबेट हुआ है, डिबेट मालूम है क्या है? डिबेट ये है कि साहब क्या व्हाइट सुप्रीमेसी का उनका एक हीरो है, यूएसएस उसका नाम है, और उसको इंटरव्यू कर दिया है टकर कार्लसन ने। टकर का बहुत बड़ी चीज है साहब, वो वहां से आए हैं फॉक्स न्यूज से, उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू किया, उन्होंने विक्टर ऑर्बान का इंटरव्यू किया, बहुत इस वक्त मैगा के अंदर घुसे हुए हैं और उसकी बहुत बड़ी आवाज है वो। उन्होंने इंटरव्यू किया उस आदमी को 2 घंटे का, जो कि महज रेसिस्ट यानी व्हाइट सुप्रीमेसी। अब व्हाइट सुप्रीमेसी का मतलब क्या हुआ, ट्रंप ने अभी अनाउंस किया कि साहब वहां पे साउथ अफ्रीका में जहां नेल्सन मंडेला वगैरह ने कितने जंग बरसों 27 साल के बाद जेल से जब निकले, तब कहीं वहां से अपार्थाइड उठी और उस जंग में वो लोग लगे रहे। अब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां काले जो है वहां व्हाइट के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है। ये ट्रंप साहब ने खुद कहा, आपने सुना, दुनिया ने सुना, उसके बाद चुप हो गए। और उसके बाद उन्होंने वीजे,
एक तरफ तो है डिपोर्टेशन, यानी पकड़ पकड़ के लोगों को मुल्क के बाहर निकाल दो, और दूसरी तरफ स्पेशल वीजा अफ्रीकान जो वहां के शुरू इब्तदाई व्हाइट थे साउथ अफ्रीका के, उनके लिए स्पेशल डिस्पेंसेशन वीजे का है। तो ये वो लोग हैं, यानी भयानक तस्वीर है जो ये चाहते हैं। अब इत्तेफाक की बात ये है कि वो हो ना सके, ये इतनी दूर की है कि वो मेरे ख्याल में नामुमकिन है, और अगर ये लोग उसको मुमकिन करना चाहते हैं तो हो सकता। भाई मालूम है बैनन क्या कहते साहब, ये आदमी जो है ट्रम्प, ये तो मोजेस है। मोजेस क्या मतलब? यानी हजरत मूसा जो कि इजराइलाइट्स को लेके आए, प्रॉमिस लैंड में ले जा रहे हैं, ये साहब लोगों को, अमेरिकियों को प्रॉमिस लैंड में ले जा रहा है। अमेरिका की हिस्ट्री में सिर्फ 3 प्रेसिडेंट हुए हैं जिनका नाम लिया गया है इस इंटरव्यू में इकोनॉमिस्ट से। वो हैं जॉर्ज वॉशिंगटन सबसे पहले, उसके बाद है लिंकन, और लिंकन के बाद है ट्रम्प। ये 3 बड़े जिन्होंने की बिल्कुल हिस्ट्री बदल दी। और उसके अलावा ये लेवल है, लेवल ऑफ कमिटमेंट, ये बहुत करीब है। ये तकरीबन ऐसा ही है जैसे भारत में 2014 से पहले कुछ नहीं होता था और बस यही है सब कुछ। तकरीबन उसी किस्म की हालत बनाई जा रही है। और यहाँ भी अभी एक उत्तर प्रदेश से चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया कि इतने हिंदुओं को, बांग्लादेशियों को हम यहाँ बसाएंगे। ये एक अजीब पूरा जो निजाम ये जो कॉमन चल है, रहा था, ये एलिमेंट यहाँ पे, या हिंदुस्तान का और उनका ट्रम्प साहब के मागा का एक ये, यानी जो ट्रम्प से इनकी मुलाकात हुई है हाउडी मोडी 2019 में, शायद 2019 में ह्यूस्टन में, वो दरअसल ऑथेंटिक मीटिंग है इन दोनों की, कि एक ही तरह से सोचने वाले हैं, 2 मुख्तलिफ कल्चर्स के हैं। ये यहाँ का कल्चर हिंदू है, वहाँ का कल्चर क्रिश्चियन है, लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो तकरीबन एक जैसी है। जी, वेस्ट एशिया पे आना चाहता हूँ। देखिए, ये तो खैर बड़ा मुश्किल हो गया। आपने पिछली बार बताया था बहुत ही रीजनिंग के साथ कि क्यों ट्रम्प ईरान पर हमला नहीं करेंगे, और तकरीबन उसी किस्म का नतीजा भी सामने आ रहा है। अलग अलग तरीकों से लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये बात एक तरह से शक में जा चुकी है कि ट्रम्प कोई हमला कर सके, जो कि ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की हुई है। इसके बीच में भी बहुत सी चीजें हो रही हैं साहब। सीरिया में एसडीएफ के साथ दमिश्क की सरकार का एग्रीमेंट, और उसके साथ साथ कत्ल गारतगरी की भी खबरें। और उसके अलावा एक और खबर आ रही है इस बीच में, इराक में नूरियल मालिकी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इराक में और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नूरियल मालिकी को अगर प्राइम मिनिस्टर आप लोगों ने बनाया तो हम आपकी मदद करना छोड़ देंगे, हम आपको सपोर्ट करना छोड़ देंगे। हाँ, मदद करना छोड़ देंगे। ये कितनी अजीब बात है। इराक के तेल के एक्सपोर्ट का पैसा अमेरिका कंट्रोल करता है, सारे वहां से फायदे उठाता है, और हम मदद करना छोड़ देंगे। और वहां से भी जवाब दिया कि हमारे अंदरूनी मामले दखल नहीं देंगे, हम जिसको चूज करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इधर ईरान, उनके बारे में कहा जाता है वो ईरान में ज्यादा पसंद किए जाते हैं, और अमेरिका के खिलाफ वो पहले अमेरिकी फौजों को निकाल चुके हैं 2014 में, हालांकि उसी वजह से उनको ओहदा भी छोड़ना पड़ा था। ये क्या मतलब, ये डस्ट सेटल होते होते क्या कुछ हम देखेंगे इस वेस्ट एशिया में, जहां एक तरफ ग्रेटर इजराइल बनाने की तैयारी है, एक तरफ ईरान नजरियाती तौर पर मुसलसल फैलता जा रहा है। क्या कुछ देखेंगे, क्या होगा? जरा सी, आप शायद थक गए होंगे मेरे रेपिटेशन से, लेकिन ये जो सर जनरल वेस्ली क्लार्क, नेटो के कमांडर इन चीफ थे, जनरल वेस्ली क्लार्क, 2001 में इनको 2007 में एक पर्चा दिया गया पेंटागन में, लेकिन वो पर्चा, उसकी इब्तिदा हो चुकी थी
वो पैदा हो चुका था 2001 में। 2001 वो साल है जबकि सोवियत यूनियन को गिरे हुए कुछ ही साल हुए थे, यानी सोल सुपर पावर मोमेंट था। उस वक्त क्या पर्चा दिया गया, और वो उस पर्चे की नौयत ये है कि ये कहा जाता है कि ये एक विश लिस्ट थी बेंजामिन नेतन्याहू की। 7 ममालिक कौन? इराक, सीरिया, लिबिया, सोमालिया, सूडान, और उसके बाद लेबनान, और आखिरी जो जहां अभी कुछ नहीं कर पाए हैं वो था ईरान। तो ईरान उस फ्रेमवर्क में उनके ऊपर एक अटैक करना बहुत लाजमी था। ये गोया वेस्ली क्लार्क ने 2007 में ये बात बयान की, और 2001 से ये चल रही है। 2001 और 2007 दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। क्यों? इसलिए कि ये वो वक्त है जबकि सोल सुपर पावर मूवमेंट है, यानी अमेरिका इसको चैलेंज करने वाला दुनिया में उस वक्त कोई नहीं था। तो ये स्कीमें और ये प्लान्स तब बने थे जबकि अमेरिका को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। अब ये स्कीम बन चुकी हैं। उसमें से एक मसलन है रूपर्ट मर्डॉक ने पूरे दुनिया के मीडिया को इस तरह से कंट्रोल किया और सजाया कि गोया एक ही आवाज की सारी मीडिया हो जाए, और वो आपको अभी भी दिखा। तो ये बना था कब? सोल सुपर पावर मूवमेंट में, और इस्तेमाल उसका करने की कोशिश कब की जा रही है? जबकि आप बिल्कुल सिकुड़ के एक जगह आ गए हैं। तो ये जो एक इख्तिलाफ है आपकी कुव्वत में, जबकि ये पॉलिसीज इनंसिएट की गई थी और जबकि आप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये जो तजाद है ये हमको दिखाई दे रहा है कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन, ये लोग एक दफा जैसे क्रिकेट में आपने एक दफा स्ट्रोक शुरू कर दिया तो स्ट्रोक आपको खेल नहीं पाता है। तो इन्होंने एक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनी थी सोल सुपर पावर मूवमेंट में। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के दायरे में, समझे? ये है ये पूरा यानी वो अपने कमजोर होने के बावजूद ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे इनके पास अभी भी वो ताकत है, जबकि वो ताकत नहीं है। तो ये नतीजा बहुत ही अहम है कि वो एक पहलू जो कि सस्पिशन पे और मुबहम है जरा सा, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप साहब का थोड़ा सा, देखिए दो तरफ मूवमेंट्स जा रहे हैं। यूरोप चीन की तरफ रुजू होता दिखाई दे रहा है। अभी हाल में आप देखा कारने प्राइम मिनिस्टर वहां के कनाडा के, वो सी जिनपिंग से मिलने गए बीजिंग। अभी अंग्रेज जो कि सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव होता है इस मामले में, वो जनाब केयर स्टारमर साहब 60 का डेलीगेशन, 60 बिजनेसमैन का डेलीगेशन लेके चीन गए, और चीन की तरफ एक रेला बना हुआ है। तो यूरोप चीन को पकड़े हुए है। वॉशिंगटन और मॉस्को में तालमेल है, यूक्रेन के ऊपर भी और भी। लोगों का कहना यह है कि अब इन्होंने आर्माडा वगैरह जब ईरान के आसपास भेज ही दिए हैं, तो क्या पुतिन से कह के ये कुछ ऐसी नूरा कुश्ती तो नहीं करना चाहते कि ये 2 बम छोड़ दे और अपने ऑडियंस को कहने के लिए हो गया, देखो मैंने सिखा दिया उनको लेसन, समझे? और पुतिन से लेकिन ये वादा ले ले कि वो रिटेलिएट नहीं करेगा। अब वो रिटेलिएशन पे वो तुला हुआ है साहब ईरान कि अगर आपने कुछ भी किया तो हम मारेंगे आपकी पूरी तरह से, चाहे हम मर जाए उसमें। लेकिन ये वो कहते नहीं है, लेकिन ये कि जो भी हो आपकी हम मारेंगे आपको। तो ये एक स्पेकुलेशन ये भी चल रहा है। इससे पहले मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, नकवी साहब 2019 में जब ईरान ने अमेरिका का ग्लोबल हॉक गिराया था,
उसके बाद भी एक खबर लीक हुई थी कि ओमान के जरिए ईरान को कहलाया था कि हम आपके कहीं जंगल में, पहाड़ में एक आध छोटा मोटा हमला कर लेते हैं और आप जवाबी कार्रवाई मत करना। उस वक्त भी ईरान ने यही कहा था कि कहीं खरोच भी आ गई तो शुरू आप करोगे, खत्म हम करेंगे। अब भी उसी किस्म का पैगाम है जो हमने बात की कल तेहरान, वहां से ये बताया गया कि अब्बास अराक्ची ने साफ पैगाम दिया है तुर्की के जरिए कि या तो आपसी बातचीत हो एक दूसरे की इज्जत के साथ बगैर पहले से कुछ प्री कंडीशन के, या फिर आप हमला करो, अगर आपको हमला ही करना है हम जवाब देंगे। तो वहां पूरी क्लैरिटी है और हालात बिल्कुल। तो अच्छा, अब भारत कहां खड़ा है इस वक्त? ईरान के हक में एक वोट भी दे चुका है, इजराइल को हथियार भी दे चुका है खूब, अब तक भी हथियार जा रहे हैं। भारत कहां जाएगा? आखिरी जरा मुख्तसर जवाब। ईरान, ये भारतवर्ष जो है वो अभी हर तरफ कुछ यहाँ कुछ वहां और कुछ वहां, ये बिल्लियों के बीच में जैसे बंदर की कहानी है, कोई एक टुकड़ा इधर से एक टुकड़ा उधर से, और धीरे धीरे देखा बिल्लियों ने कि उनके हाथ से सारी रोटी खिंच गई। यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। ये अभी यूरोपियन यूनियन से इन्होंने अपना अकाउंट खोल लिया है, बहुत बड़े पैमाने पे खुला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इंडिया ये कह रहा है कि भाई अब जितने हमने अंडे अपने बास्केट, अमेरिकन बास्केट में रख दिए थे, उस पर निकाल के बहुत सारे अब हम यूरोप में डाल रहे हैं भाई, क्योंकि वो अनरिलायबल हो गया है। अच्छा, कम से कम जब तक ट्रंप साहब है तब तक तो वो अनरिलायबल है ही है। बैनन साहब हमसे बता रहे हैं कि ट्रंप साहब अभी 2028 में भी प्रेसिडेंट बनेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनका मना करता है। अच्छा, एक तरफ तो ये है, और एक वही यूरोप, चीन भी जा रहा है। अगर आप और यूरोप दोनों एक तरफ आ गए हैं तो फिर उसमें बहुत देर तो न लगेगी गुफ्तगू होने की। गुफ्तगू भी होने लगी है चीन के साथ, चीन से भी गुफ्तगू है, अमेरिका से भी टोटल बैर नहीं है, और बीच में है पाकिस्तान से भी अगर जरूरत पड़ी तो शायद वहां से भी गुफ्तगू की बात निकल आवे। लेकिन अभी एक ट्रायंगल बनाने में हिंदुस्तान कामयाब है, वो ये कि पाकिस्तान की खलिश इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनकी प्रॉब्लम्स तालिबान के साथ, और उसी वक्त हमने जाके तालिबान का हाथ पकड़ लिया है। तो वही एक छोटे ट्रायंगल में हम फंसे हुए हैं, चाहे उसको आप टैक्टिकल कह लीजिए कि स्ट्रेटेजिक कह लीजिए। बहरहाल ये है, वो ट्रायंगल है छोटा, बम उसके बरक्स जो कि एक बहुत बड़ा दायरा, ये जो गुंबद दवार, इसका जो एक मूवमेंट है वो अलग है, ये बहुत छोटा सा खेल है। ये बहुत छोटा सा खेल है। और मैं चलते चलते अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अमेरिका के बहुत ही माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस पे भी बहुत अच्छा उनकी पकड़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, जेफरी शेक्स। अभी 2-3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि भारत को अमेरिका पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका को आखिरी मंजिल नहीं समझना चाहिए तकरीबन, और भारत को चीन से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि यही दो मुल्क हैं जो आगे लीड करेंगे दुनिया को। ऐसा उन्होंने कुछ कहा है, बहुत ही अहम बातें की हैं। आमतौर पर भारत के मीडिया में उन लोगों के इंटरव्यूज कम आते हैं, लेकिन ये अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है। क्या आखिर में जेफरी शेक्स के ने जो कुछ कहा उसमें थोड़ा सा कुछ आप कहना चाहेंगे? भाई यही है कि इस वक्त परेशानी जो है, ये बात बिल्कुल मान के चलनी है कि ईरान के अंदर लोगों को इसके सैंक्शंस की वजह से और टेररिस्ट की वजह से परेशानी इक्तिसादी बहुत है। अब वो उसका ये पेशेंस का गेम कहां तक चलेगा, क्योंकि अभी तक जो कुछ शुरू में लोग बाजारी लोग जो थे वो निकल के जो आए थे, वो दरअसल प्रोटेस्ट था। उसमें ये लोग प्रीमेच्योरली ये लोग घुस गए बीच में और पकड़ लिए गए साफ कि भाई ये तो अच्छा खासा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के ऊपर एक इंटरनल मूवमेंट खड़ा हो रहा था,
उसको आपने रिजीम चेंज का अरे स्कीम साहब बना बहुत दी ही दिलचस्प, तो पकड़े गए। बहुत ही दिलचस्प है। एक वीडियो हमने बनाई है और लोगों तक पहुंच चुकी। वो ये कि एक ईरानी को किस तरह से मोसाद ने अपने यहाँ एजेंट बनाया और कैसे ट्रेनिंग दी, और ये तो खूबी है कि इजरायली मीडिया में ही वो सारी बातें आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें वक्त दे देते हैं, और हमारे दर्शकों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही बात, अच्छी बात, गहराई के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।